हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो का काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखाकार की भर्ती यहाँ पे रिलीज़ कर दी है, पर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर पोस्ट काफ़ी कम है। जैसा कि काफ़ी टाइम से चल रहा था, अलग अलग विभागों से अधियाचन यहाँ पे मांगे जा रहे थे, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी थी कि आपके 150 प्लस तो इसके अंदर सीट्स एटलीस्ट आएंगी, पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। और जितनी ये पोस्ट निकली है, इन पोस्ट के अंदर भी 3 कैटेगरी के अंदर इन्होंने पोस्ट निकाल दी। एक तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की निकाल रखी है, और इसके अलावा एक कार्यालय सहायक जो आपका लेखा से रिलेटेड है, और तीसरा इन्होंने कैशियर की यहाँ पे पोस्ट निकाल दी है। अब तीनों का यहाँ पे स्केल अलग अलग होता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का लेवल 5 में आता है, वेरेज कार्यालय सहायक का लेवल 4 के अंदर है, और आपका जो कैशियर है उसका लेवल 3 है। और पोस्ट भी इसके अंदर काफ़ी कम देखने को मिली है। दूसरा, मैं इसका सिलेबस देख के काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये सिलेबस कुछ समझ नहीं आया कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हटा दी हैं। अब एक हिसाब से इसके अंदर जो लोग कम पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों के पास समय कम है, उन लोगों के लिए अच्छा भी है, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ चीज़ों को डोमिनेट कर दिया गया है। जैसा कि इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा, इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझ पा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि इसके अंदर आपका काम जो है, मैक्सिमम जो आपका काम है वो आपका न्यूमेरिक बेस होने वाला है। जब भी आप जो अपनी जॉब के बाद में काम करेंगे, तो उसके अंदर मैक्सिमम आपकी जो चीज़ें आएंगी वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में न्यूमेरिक ही ज़्यादा काम आएंगी एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। और इसके अंदर मैंने जीएसटी सिलेबस अभी हम आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर जीएसटी ये भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, इनकम टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि आपको आगे काम आने वाली हैं आपके जॉब के फील्ड में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके खुद के नॉलेज गेन के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको हटा दिया गया है। अब इसके अंदर बचा गया है, तो वो चीज़ें देखेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके विज्ञापन की। देखिए, यहाँ पे विज्ञापन आपका प्रकाशित हो गया है 28 मार्च 2025 को। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 5 अप्रैल से। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि है 29 अप्रैल को, और ऑनलाइन संशोधित करने की तिथि है 5 मई से 7 मई के बीच में 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा। लिखित परीक्षा की अभी जो टेंटेटिव डेट है वो आपका 6 जुलाई को दी गई है। तो जो पोस्ट हैं, वो पोस्ट का जो वाइफरकेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। सहायक लेखाकार के 35 रिक्त पद हैं, और जो कि सहकारिता विभाग के अंदर सबसे ज़्यादा 8 पद दिए गए हैं। कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत 6 पोस्ट हैं, और इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपके कार्यालय सहायक हो गया, और आपका कहीं ना कहीं ये वाला तृतीय जो कार्यालय सहायक तृतीय है, और इसके अलावा रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर का 1 पद भी इसके अंदर है। तो ये जो है वाइफरकेशन यहाँ पे है। अब इसके एक बार हम लोग पोस्ट पे ही नज़र डाल लेते हैं। सहायक लेखाकार की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देखेंगे टोटल पद हैं 55। टोटल पद 55 हैं, और उसमें से जो रिजर्वेशन की स्थिति है वो आप लोग देख सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर है, ये पोस्ट वाइज आपको दिया गया है। जैसे शहरी विकास विभाग के अंदर आपकी 7 पोस्टें हैं अनुसूचित जाति की, और 1 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति की। अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 पोस्टें हैं, और इसी तरीके से आरक्षित वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्टें हैं। टोटल यहाँ पे अनारक्षित जो हैं यानी कि अनरिजर्व्ड 19 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे 35 पोस्ट सबसे ज़्यादा जो हैं आपके शहरी विकास विभाग के अंदर यहाँ पे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो सहकारिता विभाग के अंदर यहाँ पे पोस्ट टोटल 8 पोस्टें हैं। उसका भी बाइफरकेशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ये अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। सारा डेटा ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, कारागार एवं प्रशासन सुधार सेवा विभाग के अंदर भी यहाँ पे 6 पोस्टें हैं, और सहायक लेखाकार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंदर 3 पोस्टें टोटल यहाँ पे हैं। इसी तरीके से भूतत्व एवं खनिज निदेशालय खनिकर्म निदेशालय के अंदर 1 पोस्ट है, जो कि आपका यहाँ पे अनरिजर्व्ड रहेगी। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे प्रावैधिक शिक्षा विभाग के अंदर भी 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है।
और सहायक लेखाकार आयुर्वेदिक या यूनानी सेवाओं के अंदर एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड है। और क्योंकि जहाँ पे आपकी पोस्ट 1, 2, 3 होती हैं तो वहाँ पे रोस्टर बन नहीं पाता, तो वो सीट सीधे अनरिजर्व्ड को जाती है। तो इस तरीके से 55 टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली जो सीट है वो आपकी टोटल पोस्ट की है, और ये जो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं वो अलग अलग बाइफरकेशन इसका दिया गया है। अब इसकी बात करें लेवल की, तो देखिए लेवल यहाँ पे होता है लेवल 5, और इसके अंदर जो आपका वेतनमान होगा वो आपका 29,800 से स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर एज की बात करी गई है, 21 से 42 वर्ष की बात करी गई है। पर इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी जुलाई 2025 को काउंट होगी, यानी कि तब तक आपकी एज जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा पद का स्वरूप आपको पता है, ये आपका राजपत्रित होता है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, तो इसके अंदर देखिए बताया गया है, या तो आपको बीकॉम होना चाहिए, या तो आपको बीबीए होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। और हिंदी टंकण की 4000 KDPH KDPH की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए। अब जिसको पता नहीं है 4000 KDPH क्या होती है, तो उसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने शब्द टाइप करने पड़ेंगे बेसिकली वहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, पर मिनट की वाइज आपको कितने यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे वर्ड। तो वो सारी चीज़ें आपके डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से है, तो उसको सर्च भी कर सकते हैं आप, तो वो आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद बात करें अधिमानी अर्हता, यानी कि जो आपकी एडिशनल है, तो उसके अंदर वही सब चीज़ें होती हैं जो हर बारी देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रादेशिक सेना में आपके 2 वर्ष की अवधि तक से हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का B या C प्रमाण पत्र हो। अब सहायक लेखाकार की यहाँ पे देखिए क्षैतिज आरक्षण वाला ये है, इसके अंदर आपका देखिए क्षैतिज आरक्षण वाला है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे जो है वो आपका वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल, दोनों तरह का रिजर्वेशन यहाँ पे होता है। तो ये आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे क्लियर किया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारा आपका अलग अलग जो पोस्ट वाइज है यानी कि आपका डिपार्टमेंट वाइज है वो दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर की यहाँ पे एक पोस्ट है, और इसमें भी क्षैतिज आरक्षण की स्थिति आपको बताई गई है। और ये सारी जो डिटेल है ये मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसमें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ये सारे क्षैतिज आरक्षण वाले हैं, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। अब इसके बाद देखेंगे इसके अंदर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया। इसके अंदर देखिए 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो हैं MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे अभ्यर्थी को ऑफलाइन लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखेंगे इसको, ये है कि आपको एटलीस्ट 45% जो है वो मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे अगर आपको मेरिट में सम्मिलित होना है और आप जनरल कैटेगरी और OBC से हैं तो। और जो SC और ST कैटेगरी के लिए है वो है यहाँ पे 35% मार्क्स एटलीस्ट आपको लाने पड़ेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे अगर 45 या फिर 35 जो मार्क्स हैं वो हम सिक्योर कर लेंगे तो हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, हम लोग जो हैं उस जॉब को हम लोग को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जो 45% और 35% का क्राइटेरिया है, ये कहीं ना कहीं एक मेरिट को सेट करने की क्राइटेरिया है। अगर आप इससे पीछे रह गए, माने कि आपने जैसे जनरल कैटेगरी से हैं आपके और 40% मार्क्स आए तो आपको मेरिट में शामिल किया ही नहीं जाएगा, तो फर्दर आपकी जो अपॉइंटमेंट है या सिलेक्शन है उसकी बात तो दूर की रही। अब यहाँ पे अगर आप केस ले लेते हैं कि आपने 45% ला गए हैं आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि आप जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है उसमें आपको सम्मिलित किया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि आपका कौन सा नंबर है। अगर मेरिट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, कहीं पे कैंडिडेट नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया बन सकता है कि 45% वाले को ही जॉब दे दी जाए। जैसे कि लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम, इसी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 2021 में, आप लोगों को याद होगा। वहाँ पे जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो भी उसको जॉब को मिल जाती उसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया था एग्ज़ाम, उसके बाद री एग्ज़ाम करवाया गया था।
तो ये हमेशा ही क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता, ये जस्ट आपका एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, नॉट सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो एमआर से रिलेटेड दी गई हैं और नेगेटिव मार्किंग का भी आपको दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि 1/4। यानी कि कहने का मतलब 4 क्वेश्चन गलत तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है। इसके अलावा ये ओमार से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हर एग्ज़ाम में आप लोग देखते ही हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ये दे रखा है कि अगर आपकी मार्क्स सेम आते हैं तो क्या होता है। देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, और ए के भी कितने हैं 50 मार्क्स आते हैं, बी के भी 50 मार्क्स आते हैं। अब इन दोनों का सिलेक्शन होने की स्टेज पे है, तो पहले किसका किया जाएगा, तो पहले देखा जाएगा एज में कौन सीनियर है। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन पहले होगा, ये यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपकी आयु भी सेम होती है, पहले तो आपके मार्क्स सेम हैं, एज भी आपकी सेम है, तो उस केसेस में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि जिसका पहले ए से नंबर होगा उसको मिलेगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है बात। और आयु की गणना मैंने आपको बता दी है, 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। यानी कि तब तक की 1 जुलाई 2025 को जो क्राइटेरिया दे रखा है वो फुलफिल किया जाना जरूरी है। और इसके अलावा जो SC ST वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इसके अंदर 5 वर्ष की जो छूट है वो दी जाती है आयु के अंदर, तो वो एज इट इज़ है, जैसा आपका शासनादेश है उसका अलग से 2005 का इसका शासनादेश है, तो इसके अंदर 5 वर्ष की उनको अतिरिक्त छूट दी जाती है। आवेदन हेतु पात्रता के अंदर बात करी गई है। अब इसके अंदर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कैंडिडेट को बहुत कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से आते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, इसके लिए डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन दी है, 3 कंडीशन में से आपको एटलीस्ट एक कंडीशन को पूरा करना है। फर्स्ट है, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। समझ के बाद, यानी कि आपने किसी अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो रजिस्ट्रेशन जब आज का जो आपका प्रकाशन हुआ है ना विज्ञापन, तो उसके अंदर वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर्ड हो गया है, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे देखी जाएगी। अब दूसरा यहाँ पे है, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या फिर स्थायी प्रमाण पत्र धारक हो। जैसे कि आप सबको पता है, जो भी उत्तराखंड का रहने वाला है कैंडिडेट, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र होगा ही होगा। या फिर इसके अंदर बोला गया है कि आपने जो स्कूलिंग है आपकी, जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड के अंदर करी हो। तो ये 3 कंडीशन है, इन तीनों में से एक भी आप फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका कहीं ना कहीं सैनिक और अर्धसैनिक बलों पे लागू नहीं होता है, उनके लिए अलग से इसके अंदर कैटेगरी होती है, क्योंकि उनकी जो सर्विस होती है वो कहीं ना कहीं बाहर होती है, जो कि शिफ्ट नहीं की जा सकती है विद इन उत्तराखंड, तो ये उनके लिए अलग से यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी एक्स आर्मी वाले हैं या फिर वो लोग हैं, तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीयता की बात करें, ये सभी में होता ही है, एज ऑलवेज आपने सभी फॉर्म में इसको देखा ही होगा, जो आपका सीधी भर्ती से रिलेटेड होता है सभी में इसको दिया जाता है। चरित्र की बात यहाँ पे सभी में करी जाती है। वैवाहिक प्रवस्था की बात की जाए तो 1 से अधिक पत्नी आपकी जीवित नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको बाद में भी जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उस टाइम भी एनेक्चर भरने पड़ेंगे, उसमें भी आप डिक्लेरेशन देंगे। इसी तरीके से शारीरिक स्वच्छता का बाद में भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल आपको देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। आरक्षण यहाँ पे देख सकते हैं, आरक्षण वही है क्राइटेरिया, 19% इसके अंदर आपके टोटल कुछ श्रमिकी पद हैं उसके अंदर अनुसूचित जनजातियों के लिए है, और 4% उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इसी तरीके से जो आपका 10% है EWS के लिए है, तो वो सारी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे शासनादेश के अनुरूप फॉलो किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे कैलकुलेट करी गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है,
जहाँ पे आप अगर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही टाइप का रिजर्वेशन आपको क्लेम करना पड़ेगा, या तो आप एससी का या एसटी का या ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का क्लेम करेंगे। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है वे वित्तीय वर्ष 23-24 अथवा वित्तीय वर्ष 25-26 में निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित करते हों। तो 2 ईयर दे दिए, ये अच्छा किया यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या चलता था कि आपका जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, ठीक है बात। लेकिन यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दे दी गई हैं कि 25-26 का भी आपका हो सकता है, या फिर जिन्होंने पहले बनवा लिया है 24-25 का बनवा लिया है तो 24-25 वाला भी वैलिड रहेगा। अब इसका एक चीज़ इसके अंदर है, जैसे आप लोग पूछते हैं आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया, ठीक है बात, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डीवी के टाइम पे, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस समय आपका वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, तो क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि आपको 24-25 का बोला गया। अगर आपका 25-26 के अंदर 2025-26 के अंदर आपका इसके अंदर डीबी होता है, वैसे तो 25-26 के अंदर ही आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर डीबी होने वाला है, क्योंकि आपके जुलाई के अंदर तो आपका एग्ज़ाम बोला है, तो कहीं ना कहीं ये आपका जाएगा 2026 तक आपकी पूरी प्रक्रिया जा सकती है। अगर लंबा टाइम इसके अंदर रहा तो अक्टूबर-नवंबर तक आपका अपॉइंटमेंट या डीवी वगैरह होगा सब कुछ। तो इसके अंदर आप दिखाएंगे 24-25 वाला ही। तो अगर वो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, अगर वो आपका एक डेट वाइज देखें तो वो एक्सपायर हो गया, पर वहाँ पे डॉक्यूमेंट में वही आपका मांगा जाएगा जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है जो पीरियड, ठीक है बात। तो ये तो बात हो गई इसकी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये खेल से रिलेटेड है, जैसे आप इसके अंदर कोई ओलंपिक खेल वाला है, विश्व कप या विश्व चैंपियन एशियन खेल वाला है, कॉमनवेल्थ गेम वाला है, या फिर इस कैटेगरी के अंदर कोई आता है तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर 37 आरक्षण देने की यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब ये फॉर्म भरने का आपको बताया गया है, सभी को फॉर्म भरना आता है, ऑनलाइन सभी लोग भर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर शुल्क की बात कर लें, फ़ीस की बात अगर इसके अंदर करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये है, और इसके अंदर SC ST के लिए 150 रुपये है, और आपका दिव्यांग के लिए 150 रुपया है, और ऑर्फन जो है उनके लिए कोई फ़ीस इसके अंदर नहीं है। तो ये फ़ीस का क्राइटेरिया है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए, एक चीज़ तो यहाँ पे है कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी 150 कर दिया, अदरवाइज आपका ईडब्ल्यूएस ऊपर ही आ जाता था। जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी तीनों का यहाँ पे कर दिया जाता था 300, और फॉर्म के अंदर यहाँ पे देख लेंगे तो 150 कर रखा है। और इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो हमने लास्ट ईयर सिलेबस किया था, या जो हम लोग सोच रहे थे सिलेबस, उसके अंदर कहीं ना कहीं 15 यूनिट हुआ करते थे, ठीक है। वो 15 यूनिट आपके 11 यूनिट के अंदर कंपाइल किए गए थे, और उसके अंदर काफ़ी वास्ट सिलेबस था। और एक हिसाब से देखा जाए मेरिट बनाने के लिए, कंपटीशन के लिए वो सिलेबस बहुत अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और नॉलेज वाइज भी, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ आपकी कवर हो रही थी, चाहे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज हो, चाहे आपकी न्यूमेरिक नॉलेज हो, चाहे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो, चाहे आपके वर्किंग फील्ड की नॉलेज हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही थी। पर कुछ यूनिट को हटा दिया गया है और कुछ चीज़ें नई जोड़ दी गई हैं। वैसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर, करा कुछ नहीं है, मोर डिटेल्ड मैंने कि ज़्यादा डिटेल में सिलेबस दे दिया है, और है वही चीज़, ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं है। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे तो पहले अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ओपन नहीं किया गया था, मतलब डिटेल में नहीं खोला गया था हर एक हेड को। अब यहाँ पे डिटेल में बना दिया गया है, लेकिन वो है अकाउंटिंग का ही पार्ट। तो सारी चीज़ें प्रीवियस में भी वीडियो जो हमने आपको कोर्स प्रोवाइड करा था उसके अंदर भी हमने सभी चीज़ कवर करा है, ठीक। उसके अंदर अगर एक इम्पॉर्टेंट, चलिए मैं इसको बाद में बात करूंगा, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स, डबल एंट्री सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है। ये पहले भी आपकी डाली गई थी, पर उसके अंदर आपका एक दो चीज़ें, मतलब ये शॉर्ट में डाल दी गई थी, बहुत ज़्यादा खोला नहीं गया था इन चीज़ों को। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को आपका कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर दिया गया है। और डबल एंट्री सिस्टम है, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग प्रोसेस, जनरल लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, एप्रिसिएशन, अकाउंटिंग प्रोविजन, रिजर्व, बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सोल ट्रेडर, एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, इसी के पार्टनरशिप फॉर्म से एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ, ये सारी चीज़ें, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ सीएस, इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ बोनस सीएस, स्टॉक स्प्लिट, बाईबैक ऑफ शेयर, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी और कंटेम्प्रेरी इश्यू इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पे ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी जो है ना, जीएसटी आपका ज़्यादा यहाँ पे खाली एक पार्ट डाल दिया गया, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर पूछा नहीं जाएगा, खाली इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, मतलब जो कि आपका कहीं ना कहीं बेसिक एक नॉलेज है, जैसे जीएसटी कब अप्लाई किया गया था, इस पर कौन सा रेट अप्लाई होता है, इसके अलावा इसके बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है बात। तो ये इसमें शॉर्ट कर दिया है। इसके बाद बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लास्ट टाइम भी था, लेकिन लास्ट टाइम की मैं इतना ज़्यादा इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था, जैसे इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें भी दे दी है। अब ये चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज की चीज़ें हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, तो देखिए एमएस ऑफिस जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर जब आप काम करेंगे तभी आपको, अब या तो एक काम इसके अंदर होता है कि आप हर एक चीज़ को रटने लगें, जैसे आपके कीज़ हैं, जैसे आपके टैब्स हैं, ये सारी चीज़ों को या तो आपको रटना पड़ेगा या तो आपको सिस्टम में बैठ के काम करना पड़ेगा। तो अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी ये चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत ज़्यादा एडवांस इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो काम आपका कहीं ना कहीं जिससे काम चल जाए, जहाँ पे आप सिस्टम में बैठ रहे हैं, तो वो चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि ये अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर की एडवांस नॉलेज इसके अंदर नहीं चाहिए। तो आपको बहुत डीप में इसके अंदर नहीं जाना है, ओ लेवल टाइप में इसमें आपको जाना नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज आपको इसके अंदर होनी चाहिए। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूजेज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूज ऑफ कंप्यूटर इन काउंटिंग, जनरेटिंग वेरियस इन्वेंटरी रिपोर्ट्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ये पूरा पुराना ही है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी पुराना ही है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये भी पुराना ही है। मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी मेमोरी, ये भी पहले था ही। और अभी सिर्फ इसके अंदर आपका एमएस ऑफिस वाला जो पार्ट है उसको ऐड कर दिया गया है। एमएस ऑफिस में कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम जो चीज़ें आएंगी वो एक्सेल सीट से ही पूछी जाएंगी। वर्ड और आपका पावर पॉइंट से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि ये आपका ज़्यादा यूज़ का नहीं, लेकिन हाँ एक्सेल आपका काफ़ी यूज होता है। तो इससे एमएस एक्सेल से आपके कुछ 2-4 फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके शॉर्टकट कीज़ पूछी जा सकती हैं, या आपकी जो अपर टैब्स होते हैं आपके उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब टैब्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका एक्सेल वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस फंक्शन, कैपिटलाइजेशन एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कंटेम्प्रेरी इश्यू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा पुराना ही है, ये सिलेबस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसके अंदर देखिए ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये बेसिक इसी का पार्ट है। किसका? जैसे मैंने बोला आपको थ्योरीज ऑफ कैपिटल, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना उसमें 3 तरह के डिसीजंस होते हैं। तो यही डिसीजन देखिए यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीनों डिसीजन हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी था, लास्ट टाइम भी इसको करवाया था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसके अंदर देखिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, मीनिंग, नेचर, यूज ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म with major headings and subheadings as per the Schedule 3 to the Companies Act 2013. Financial statement analysis, meaning, significance, objective, importance, limitation, tools for financial statement analysis, comparative statement, common size statement, ratio analysis, meaning, objective। ये भी पुराना ही है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। देखिए कैश फ्लो है और इसके अंदर फंड फ्लो मुझे नहीं दिख रहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इसके अंदर डाला गया है। इसके अलावा वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज हैं, रेशियोज हमने लास्ट टाइम भी करा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमने कर रखा है। और इसके अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी हमने कर रखा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कराया। और जो चीज़ें हैं इसके अंदर ये आपकी जो हैं बेसिक चीज़ें हैं। और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली वो बनाए जाते हैं। पीएल हो गया, आपका पीएनएल हो गया, और इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट हो गई। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इसमें भी ज़्यादा, इसमें भी कोई चेंजेस मुझे दिख नहीं रहा, ये भी लास्ट ईयर का ही आपका रिपीट हुआ है।
मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो मनी एंड बैंकिंग भी सेम इसके अंदर वही है जो चीज़ें पहले थी। और मीनिंग, फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड काइंड्स ऑफ मनी, वेरियस टाइप्स, मेथड एंड नोट इश्यू ऑफ इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू दियर वर्किंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और ये सब चीज़ें पुरानी ही यहाँ पे रिपीट हुई हैं। फिजिकल पॉलिसी है, मेन फीचर ऑफ पॉलिसी, और इसको आप यहाँ पे देखेंगे। फिर फाइनेंशियल मार्केट भी वही है। मार्केट के अंदर सभी चीज़ें लास्ट ईयर भी दी गई थी, जैसे मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या है, इसके टूल्स क्या हैं, इसके प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, सेबी के क्या यहाँ पे रोल रहता है, ये सारी चीज़ें भी लास्ट ईयर की ही हैं। तो ये आपका सेम रिपीट हुआ है। अब बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे दे दिया गया है। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज, बिजनेस सर्विसेज, एमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे है। मैनेजमेंट में देखिए यहाँ पे क्या क्या आपके डिसीजंस रहते हैं, उसी पे थ्योरी बनती है। जितने भी आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं उसी पे बनता है। प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये आपका कहीं ना कहीं जो हम लोग पढ़ते हैं ना पोस्ट कॉर्प पे यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, ये जो आपके पोस्ट कॉर्प होता है उस पर कहीं ना कहीं ये होता है। तो वो जो इसके फंक्शंस हैं उसी पे इसको बना दिया गया है थ्योरी को। पूरा का पूरा आप देखेंगे इसके अंदर वही है। देखिए स्ट्रक्चर, मोटिवेशन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन का लास्ट में जो आपने लास्ट ईयर सिलेबस देखा था उसके अंदर थोड़ा सा उसको अलग यूनिट के तौर पर डाल दिया था, लेकिन इसको इसी में मर्ज कर दिया गया है। बैरियर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये आपको पता ही है। इसके अंदर ये भी लास्ट ईयर यहाँ पे था, इसके अंदर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब 5वीं यूनिट की बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे इसको मोर ज़्यादा डिटेल कर दिया है वही। इकोनॉमिक्स के अंदर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नेचर, स्कोप, मैथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या होते हैं। मेजर ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जिसको हम लॉ ऑफ DMU कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ EMU हम इसको कहते हैं, ये भी वही है। डिमांड शेड्यूल, कर्व्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी वही है। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो कराए इसकी। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, कंज्यूमर सरप्लस है। अगर आपने डिमांड का इलास्टिसिटी वाली डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ लिया तो सप्लाई इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हैं। और इसके अलावा इसके अंदर इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे पूछ लिया है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपने डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, ये हो गया। प्रोडक्शन फंक्शन है। रिटर्न टू फैक्टर है। देखिए एक रिटर्न टू फैक्टर होता है, एक रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, तो ये दोनों यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। और ये आपका SAC और LAC है। ये शॉर्ट टर्म का कर्व है, शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व है, ये लॉन्ग टर्म एवरेज कर्व है। तो ये दोनों हमने लास्ट टाइम भी ये भी था। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज होता है बिल्कुल। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना। इसका आपका इसके अंदर जो एक तरीके से अंतर है वो पूछा जा सकता है। नेशनल इनकम यहाँ पे स्टेट इनकम यहाँ पे पूछी गई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको अच्छे से आता ही होगा, लास्ट टाइम भी था। इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, कंटेम्प्रेरी इशू इन। तो इकोनॉमिक्स में कुछ चेंजेस मुझे लग नहीं रहा। अगर कुछ चेंजेस इसके अंदर होंगे तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर आपको नए ऐसे टॉपिक लग रहे हैं जिसको आपने पढ़ानी है। खास करके ऐसे टॉपिक जो आपको अभी तक आपको लगता है कि बहुत टफ है, तो उसको आप मुझे एक बार भेज सकते हैं अपने सिलेबस को, पुराने सिलेबस को टैली करने के बाद। स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डिटेल में दे दिया है। और स्टेट जो है, स्टेट इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, इसमें कुछ नया ऐड किया नहीं जा सकता है। अब बात करेंगे देखिए प्लानिंग, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है फर्स्ट वाला। ये जितना भी आपका है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसके प्रिंसिपल्स हैं। मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ से आपका शुरू होता है मेन जो आपका स्टैट का पोर्शन है। लिमिटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरियस एवरेजेस, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। डिस्पर्जन आता है, स्क्वीनेस आता है, वेरियस मेजर है, कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम है, काल्पिएशन, ये सब कुछ मैंने आपको, इसकी तो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसको मैंने आपका करवाया था ये वाला कौन सा
हाँ, कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला, तो इसको ये तो आपका ठीक है, स्टेट का पोर्शन बढ़िया है। स्टेट के पोर्शन में इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे भी नहीं, क्योंकि स्टेट में मैक्सिमम यही चीज़ें आती हैं। अब आपको इतना इन डेप्थ इसको नहीं डालना है, इन डेप्थ आपको हर एक चीज़ को नहीं डालना है, आप उन्हीं चीज़ों को एम्फेसाइज करेंगे जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है बात। तो बहुत सारी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये आपका इसके अंदर टॉपिक कम है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है, पर कुछ कुछ चीज़ों को आपको स्किप भी करना पड़ सकता है। ओके, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं थे आपके स्टेट के अंदर और आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट यूनिट लास्ट, आई थिंक ये लास्ट यूनिट है आपकी, हाँ ये लास्ट यूनिट है। अब इसके अंदर बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में वही चीज़ें हैं, वही थ्योरेटिकल पोर्शन है। नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 P's क्या होती हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, मतलब मार्केट को कैसे कैसे हम लोग बांटते हैं, सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्राइसिंग फैक्टर्स, और इसके अलावा प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, प्रमोशन है, कंटेम्प्रेरी इशू इन मार्केट। ये सेम टू सेम वही है जो आपका लास्ट ईयर था। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल और डिमोनेटाइजेशन आई थिंक लास्ट ईयर नहीं था, तो ये कुछ नया इसके अंदर ऐड हुआ है आई थिंक। एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग प्लीज़ एक बार बताना इसके अंदर। डिमोनेटाइजेशन इसके अंदर पूछ लिया गया है, एलपीजी पॉलिसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो लास्ट टाइम हम काफ़ी अच्छे से इसको किया है 2019 का। इसके अंदर लिमिट जो है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली लिमिट जो है, पुरानी लिमिट पढ़ के मत जाना, काफ़ी जगहों पर नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको पुरानी लिमिट दिखाएगा, तो इसको 2019 के अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ना है, ठीक। एक अभी लेटेस्ट लिमिट इसके अंदर है, अमेंडमेंट है, लेकिन एक्ट वही है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एक्ट वही है, पर जो अमेंडमेंट आपका हुआ है वो इसी एक्ट पे हुआ है, लेकिन जाना इसी एक्ट के नाम से जाएगा। लिमिट आपको उसको लेटेस्ट वाली ध्यान में रखना है, पुरानी लिमिट को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है बात। जो आपके 3 टायर कंज्यूमर वाला था, कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म जो आपका फॉर्म जो आपके होते हैं, आपका स्टेट, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है, नेशनल लेवल का होता है, तो 3 फॉर्म होते हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट है, इनकी लिमिट हो गया। इनमें जैसे आपके मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में 3 मेंबर होने चाहिए, एक आपके अध्यक्ष होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, उसमें आपके एक फीमेल मैंडेटरी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अध्यक्ष बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें, और तो इस तरह से इसके अंदर ये सिलेबस दिया गया है। अब इसके अंदर देखिए इनकम टैक्स कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जीएसटी आपका इंट्रोडक्शन पूछा है, खाली इंट्रो में आप क्या जीएसटी इसके अंदर पढ़ेंगे, तो बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर जीएसटी से भी आएगा। और आई थिंक इनकम टैक्स तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए था। ऑडिटिंग का कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है, जबकि आपका जहाँ पे अकाउंटेंट या आप वो करेंगे तो वहाँ पे ऑडिट के भी आपके कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी। ऑडिट आपका हर साल होगा, हर 2 साल में ऑडिट होगा, तो वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है। और इसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क से कोई भी यूनिट इसके अंदर नहीं डाला गया है, जिसको हम लोग बिजनेस लॉ कहते हैं, तो उसका कोई भी यूनिट इसके अंदर नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट इसके अंदर कहीं से कहीं तक नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से ये सिलेबस को आपको मर्ज कर दिया है 6 यूनिट के अंदर, जो कहीं ना कहीं आपका 15 यूनिट यानी कि 11 यूनिट के अप्रोक्स आपका जाता था। तो ये बात थी आपकी टोटल जो वैकेंसी है ये उसके रिगार्डिंग। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, टाइम आपके पास में लिमिटेड है और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जो अब बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास इनरोल्ड हैं जो प्रीवियस कोर्स के अकॉर्डिंग था, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं उसको आप स्किप करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं उन वीडियोस को आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, वो चीज़ अलग है। वो वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों को उसके अंदर आप फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे। जो जो टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं उस पर आपको फोकस करना है। और इसके अलावा जो भी नया यूनिट इसके अंदर ऐड हुआ है, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो नया यूनिट है उसको एक बार मुझे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो उसको मैं चेक करूँगा और उस पर आपको नई वीडियो जो भी मेरे अकॉर्डिंग रहेगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और उसकी जो भी क्लासेस होगी मैं उसी ग्रुप में, आपको प्राइवेट ग्रुप हमारा है उस पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी नया यूनिट होगा उसकी प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बता देना या फिर कमेंट में बता देना कि ये आपका नया, इसके सिलेबस में हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक बार क्लियर कर लेंगे। और जहाँ तक हिंदी की बात थी, हिंदी तो मैंने पहले ही कह दिया था आप लोगों को हिंदी नहीं आनी है,
क्योंकि हिंदी तो जनरली जो यूके पीएससी है वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डाला हुआ था, पर एक्सपेक्टेशन थी कि हिंदी को हटा के बाकी का सिलेबस सेम रहने वाला है। पर ठीक है, सिलेबस इसके अंदर नॉर्मल सा है, अगर ज़्यादा डिस्क्राइब भी करें तो तब भी आपका नॉर्मल सिलेबस इसके अंदर है। तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, एक बार इसको ओवरव्यू कर लेना इस पीडीएफ को, और फिर उसके बाद अगर कोई इसके अंदर डाउट रहता है या फिर कोर्स में आप लोग भी इनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले भी आपको दिया है, अभी भी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 8394948137। अब इसके अंदर टेलर्ड कोर्स आपको अभी फ़िलहाल के लिए प्रोवाइड नहीं हो सकता। टेलर्ड इन द सेंस कि सेम एज इट इज़ इसी टॉपिक पे आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कोर्स अपलोडेड है। तो उसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा कि जो नए यूनिट हैं, आपको बेसिकली मैं इस यूनिट के पिछले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरे 15 यूनिट में आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसमें आपको वो चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी। और अगर आप किसी यूजीसी नेट या किसी जीआरएफ की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियल है, ठीक है बात। और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, पर इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको आप स्किप कर देंगे, और जो आपके यूनिट आपके ही काम के हैं उन्हीं यूनिट को आपको रिव्यू करना है, तो वो ईजी हो जाएगा, काफ़ी कम टाइम पीरियड में भी आप उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई डाउट रहेगा आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना।